हेलो दोस्तों वेलकम टू लेक्चर सीरीज वेक्टर्स लेक्चर 2। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला, तो जो एमएसटी सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना। तो इसके ऊपर अपना क्वेश्चन बन सकता है। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ तुमको सेक्शन फॉर्मूला इन डिटेल। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेंगे, अपन इन डिटेल समझेंगे सारी चीजों को। तो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, सबसे पहले ये समझो कि इंटरनल डिवीजन क्या होता है भैया। तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये एक रेफरेंस है, ये मेरा ओरिजिन है, ऐसा बोल सकते हो आप। इस ओरिजिन के रेफरेंस में इसका पोजीशन वेक्टर ए बार है और इस ओरिजिन के रेफरेंस में इस पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है बी बार। ठीक है, एक पॉइंट आर है जो इन दोनों के बीच में है, इसलिए मैं इसको, और ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब ये आर शुड लाई इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो इंटरनली ये डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? ये डिवाइड कर रहा है m/n, इस रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n इस रेशो में। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं बेसिकली ना वेक्टर्स के साथ जाना चाहूंगा सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए। ये जो आर बार है ये है, दिस इज पोजीशन वेक्टर, ये जो है दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। ठीक है, आर बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। ए बार इज व्हाट? ए बार जो है, ए बार के बारे में बात करूंगा, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, बी बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी एंड आर बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। अब पोजीशन वेक्टर क्या हो? तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, ओरिजिन हो, उसको अपन पोजीशन वेक्टर में बोलता है। और वो वेक्टर इनिशियल पॉइंट यहां पर है और वो तुम्हारे पॉइंट तक आना चाहिए, तो ये वेक्टर जो है ये तुम्हारा बी बार कहलाएगा, ये जो वेक्टर है ये तुम्हारा आर बार कहलाएगा और ये जो वेक्टर है ये तुम्हारा ए बार कहलाएगा। ठीक है, बराबर सिंपल। अगर मैं ऐसा बात करूंगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए आर बार एंड आर बी बार का डायरेक्शन क्या होगा, हैव सेम डायरेक्शन। ये भी मैं थोड़ा एक टिप्पणी कर सकता हूं कि भाई ये जो है ए आर और आर बी दोनों का डायरेक्शन शायद सेम है। अपने को m/n में डिवाइड कर रही है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब शायद ये होगा कि ए आर बार अपॉन आर बी बार, इनका जो रेशियो है वो m/n होना चाहिए। यहां तक भी ठीक है। अब मैं थोड़ा और बराबर एक छोटे से कंसेप्ट की तरफ अपनाएंगे कि ए आर बार, ठीक है, अलग कलर से दिखाता हूं मैं इसको, कि ए आर बार जो है ना, ए आर बार जो है, ये जो ए आर बार है, ठीक है, और आर बी बार है। इस ट्रायंगल के बारे में सोचो। कौन सा ट्रायंगल के बारे में सोचना है, ये मैं थोड़ा कंसेप्ट अलग से यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट अपने को आगे काम आएगा। ठीक है, ये वाले का ट्रायंगल के बारे में सोचो। ट्रायंगल लॉ सबको आता है ना। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि भाई फ्लो में पहले दो साइड ले लो, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, मतलब ओ से ए गए, ओ से ए गए प्लस ए से आर गए, तो ओ से आर चले गए, रिजल्टेंट ओ आर हो जाएगा। बराबर है। तो अगर मेरे को ये वेक्टर ए आर निकालना है, वेक्टर ए आर निकालना है, तो ये तुमको डायरेक्ट अभी याद रखना है, ये हर जगह जो अपनी जो सीरीज है इसमें बहुत काम आएगा कि वेक्टर ए आर निकालना है, मतलब मुझे क्या करना है, ओ आर माइनस ओ ए। तो यहाँ पे अपने को याद क्या रखना है, अगर मेरे को वेक्टर ए आर बार निकालना है तो मैं याद रखूंगा कि फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस क्या बोलूंगा मैं, माइनस बोलूंगा भाई, याद रखना है। ठीक है, माइनस बोलूंगा मैं इनिशियल पॉइंट, पीटी मतलब पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये तुमको ट्रिक याद करना है। ये हो गया तुम्हारा MBTSC, है ना, मेमोरी बेस्ड टाइम सेविंग कंसेप्ट हो गया भाई अपना, कि ए आर बार मतलब फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब इस कंसेप्ट को लेके तुमको ये यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ए आर बार मतलब फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, आर फाइनल है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, आर बार माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ए बार अपॉन, हाँ, आर बी बार मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है बी बार माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर बार, इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। बराबर है। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, n आर बार माइनस ए बार, जो दिख रहा है वैसे करते जाओ, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m बी बार माइनस आर बार। तो ये बल्ले बल्ले हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो गया है, अभी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा n आर बार माइनस n ए बार इज इक्वल टू m बी बार माइनस m आर बार। अब आर बार वाली टर्म्स इधर लेके आ जाओ, तो देखो क्या आता है ना। तो क्या आ सकता है, देख लो,
क्या आ जाएगा, आर बार वाली टर्म्स इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा एन आर बार प्लस एम आर बार इज इक्वल टू, हाँ क्या बचा, एम बी बार प्लस एन ए बार। तो आर बार भाई कॉमन निकाल लेते हैं, देखो भाई क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, यहाँ पे बचा है एम प्लस एन इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार। सो देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू हो गया एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। यहां तक ये हो गया और ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। इसके ऊपर अपन क्वेश्चन भी लेंगे, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला है जो तुमको याद रखना है। ये किसके लिए, ये इंटरनल डिवीजन के लिए। किसके लिए ये इंटरनल डिवीजन के लिए, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला तुम्हारा बन गया है, ये हो गया तुम्हारा इंटरनल डिवीजन के लिए। इसके ऊपर भी अपन क्वेश्चन आगे लेंगे, पहले एक बार ये टॉपिक समझ लो, ठीक है। अगर इन केस कभी भी रेशो निकालने के लिए आता है, क्या आता है, रेशो फाइंड आउट करना है अगर तुमको, तो हमेशा याद रखना है जो रेशो लेना है वो m/n नहीं लेना है, क्योंकि दो वेरिएबल हो जाएंगे, डायरेक्ट ले लेना है k/1। तो इससे तुम जब भी, बाकी सब दिया रहेगा, मतलब b बार दिया रहेगा, a बार दिया रहेगा, r बार दिया रहेगा, तुमको रेशो निकालना है तो रेशो k/1 लेना है, तो तुम्हारे वेरिएबल 2 से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुमको याद रखना है। अभी और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर अपन आ जाएंगे कि भाई इंटरनल डिवीजन तो हो गया, समझ में आ गया कि भाई एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन होता है, ठीक है, ये होता है। अब देखते हैं कि एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा। एक्सटर्नल डिवीजन का कंसेप्ट क्या है कि भाई ये पॉइंट रहेगा तुम्हारा, पॉइंट जो है भाई ये पॉइंट रहेगा पॉइंट ए, ठीक है, ये रहेगा पॉइंट बी, इसका पोजीशन वेक्टर बी बार रहेगा, इसका रहेगा ए बार, और ये पॉइंट आर रहेगा जो इसके बाहर रहेगा कहीं, है ना। अगेन यहाँ पे अपने को क्या दिया रहेगा, अपने को दिया रहेगा ए आर अपॉन बी आर, और इसका पोजीशन वेक्टर मतलब सबके पोजीशन वेक्टर तो दिए है, और ये कितना रहेगा m/n। अब इसको तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो, अगर सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, लेकिन इसको तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो। अगर इंटरनल डिवीजन में प्लस है, इंटरनल डिवीजन में यहाँ पे क्या है, प्लस है भाई, तो एक्सटर्नल डिवीजन में कितना आएगा, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या आता है बीच में, माइनस। तो मैं कैसे लिखाऊंगा फिर, देख लो भाई कैसे लिखेंगे अपन, बराबर सोचो। इंटरनल डिवीजन में अगर प्लस है तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, m बराबर, देखो यार m/n, m b बार बीच में माइनस n a बार अपॉन m-n। ये किसके लिए भाई, ये तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए है। किसके लिए, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, ठीक है। तो आर बार इज इक्वल टू एम बी बार माइनस एन बार अपॉन m-n। एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस लगता है, इतना याद रखो। अभी उसको भी सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं, अपन ने इंटरनल डिवीजन को बहुत अच्छे से किया, ट्रायंगल लॉ से ही करना है, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आगे ये अभी तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 2 बन गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में एक चीज याद रखना है कि जो डिवाइड करने का जो रेशो रहेगा, है ना, जो डिवाइड करने का जो रेशो रहेगा, वो डिवाइड करने का जो रेशो रहेगा वो, जैसे a है ये b है, तो जो पॉइंट डिवाइड करेगा वो एग्जैक्टली बीच में रहेगा। अब बीच में रहेगा मतलब लेट से इनके पोजीशन वेक्टर्स ये है, ठीक है भाई। पोजीशन वेक्टर से बहुत बार कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना कि पोजीशन वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे हो और वो सीधा उस पॉइंट, मतलब उस पॉइंट का स्पेस में एग्जैक्टली क्या लोकेशन है वो दिखाता है, वो वाला वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे m/n की वैल्यू मेरे दोस्त 1/1 होगी, बराबर है, मतलब m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, मतलब r बार इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आएगा, m b बार मतलब 1 इंटू बी बार मतलब b बार, प्लस n a बार मतलब 1 इंटू a बार, अपॉन m प्लस n मतलब कितना, 2। तो इसलिए r बार को यहाँ से रख सकते हैं अपन a बार प्लस b बार डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब ये 10वीं में भी किया है। लेट से एक पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 1, 2 और 6, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 4, -5 और 7। मुझे इसका बीच का पॉइंट निकालना है, मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो मुझे इसका मिड पॉइंट अगर मैं C बोलूँ तो C क्या हो जाएगा, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो भाई, या फिर डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो ये x1 ये x2, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय
2। ये हो गया उसका कौन सा कोऑर्डिनेट, x। y कोऑर्डिनेट के बारे में चर्चा करते भाई, ये है 2, ये कितना है -5 डिवाइडेड बाय 2, और z कोऑर्डिनेट कितना है, हाँ 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2। तो इसीलिए जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बराबर, देख लो 5/2, हाँ ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3/2, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13/2। तो ऐसे तुम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक याद रखना कि डायरेक्ट अगर मेरे को मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो तुम ऐसे इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला, और जब भी मिड पॉइंट निकालना है तुम इस चीज को अपन यूज कर सकते, यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से। तो सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल में तो आपको पता होगा कि ये जो है इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस को, मीडियन क्या होता है भाई, जो वर्टेक्स से निकले और अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको मीडियम बोलते हैं। एक ट्रायंगल को कितने मीडियन होते हैं, तो 3 मीडियन होते हैं, एकदम बेसिक से बताता हूँ, ठीक है। और ये मीडियन आगे वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में मेरे दोस्त डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब ये जो मीडियन है, ये तीनों मीडियंस का जो इंटरसेक्शन है वो सेंट्रोइड है, और ये मीडियन ये जो सेंट्रोइड है ये इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये चीज़ तुमको अभी तक याद रखना चाहिए, ठीक है। अगर ये 2:1 में डिवाइड करता है तो अगर मुझे इस सेंट्रोइड का सबके मैंने पोजीशन वेक्टर्स भाई लिख लिए यहाँ पे b बार c बार, है ना। तो इस सेंट्रोइड के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है, 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, ये याद रखना है तुमको। तो डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो वो हो जाएगा a बार प्लस b बार प्लस c बार अपॉन 3, इतना आएगा। अब कैसे आएगा, क्या आएगा, 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं तो 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू ये। अब n बार मतलब a बार प्लस c बार डिवाइडेड बाई 2, तो वो कैलकुलेशन कर लोगे तो इतना आएगा। तो देखो टेट्राहेड्रॉन ये जो होता है ये 4 वर्टेक्स से बनता है, ये एक 3D शेप है, ठीक है। तो इसमें सेंट्रोइड मैं कैसे देखूंगा, देखो टेट्राहेड्रॉन में कितने फेसेस होते हैं, तो 4 फेसेस होते हैं। तो 4 फेसेस के मतलब एक फेस में एक ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल का एक सेंट्रोइड होता है। तो क्या होता है ना, ये वाला जो वर्टेक्स है यहां से आगे वाले सेंट्रोइड की तरफ जो मीडियन जाएगा, सिमिलरली इस वाले वर्टेक्स से भी आगे वाले सेंट्रोइड की तरफ एक वर्टेक्स जाएगा, सिमिलरली इस वाले वर्टेक्स से भी आगे वाले सेंट्रोइड की तरफ एक मीडियन जाएगा, और इससे भी आगे वाले, अभी ये मैं थोड़ा डॉटेड में दिखाता हूँ क्योंकि ये पूरा कंफ्यूज कर देगा अगर मैं वैसे नहीं करूँगा तो ये बन गया तुम्हारा सेंट्रोइड, ठीक है। ये जो रेड डॉट्स है ये डिनोट करते हैं अलग अलग फेसेस के ट्रायंगल के सेंट्रोइड्स, और मैं वर्टेक्स से आगे वाले फेस के सेंट्रोइड तक लेके जा रहा हूं एक लाइन, और उसको मैं मीडियन बोल रहा हूं टेट्राहेड्रॉन का, ठीक है। और इन सारे मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसको मैं सेंट्रोइड बोल रहा हूं टेट्राहेड्रॉन का, ठीक है। तो ऐसा होता है सेंट्रोइड का कंसेप्ट किसमें, टेट्राहेड्रॉन में। अगर मैं इन सारे जितने भी मेरे वर्टेक्स है सारों को मैं भाई पोजीशन वेक्टर दे दूं, ठीक है, सबको मैं पोजीशन वेक्टर दे दूं, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो अगर एक ट्रायंगल है, मेरे पास कितने ट्रायंगल है टेट्राहेड्रॉन में, 4, हर एक को एक सेंट्रोइड है। उस सेंट्रोइड का कैलकुलेशन किया होगा 2:1, जो अपन ने इसके पहले देखा कि जितने भी ट्रायंगल के वर्टाइसेस है डिवाइड बाय 3, ठीक है। फिर यहां से एक लाइन जा रही है, तो ये लाइन इज गेटिंग डिवाइडेड इन द रेशियो 3:1 बाय सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है, तो इसको अगर अपन कैलकुलेट करें, जो अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, तो वो कैलकुलेट करें तो ये जो इसका पोजीशन वेक्टर आएगा, किसका, टेट्राहेड्रॉन के सेंट्रोइड का जो पोजीशन वेक्टर आएगा, है ना, जी ऑफ जी बार होगा, इट विल बी इक्वल टू कितने वर्टेक्स है टेट्राहेड्रॉन में, भाई कितने हैं, 4, कौन से ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार डिवाइडेड बाय कितने हैं, 4, तो डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। लास्ट इसमें डिवाइड बाय क्या किया था मैंने, 3। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है, किसके लिए, टेट्राहेड्रॉन के सेंट्रोइड के लिए। तो स्टूडेंट्स अभी देखते हैं अपन की पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं एमएसटी सीईटी के। तो द सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद वर्टाइसेस दिया, किसके दिया, टेट्राहेड्रॉन के दिए। टेट्राहेड्रॉन के कितने वर्टाइसेस होते हैं, 4 होते हैं भाई, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, PQRS। लेट अस सपोज
कि हर एक का पोजीशन वेक्टर क्या है, P का P बार, Q का Q बार, S का S बार और R का R बार। अब कोई भी अगर पॉइंट दिया हो ना दोस्त, अगर ऐसा पॉइंट दिया हो x y z, तो इसका पोजीशन वेक्टर अपन निकालते हैं xi, ठीक है। उस कोऑर्डिनेट को i से मल्टीप्लाई करना है yj प्लस z के, ये हो गया इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, जो मैं स्मॉल p से डिनोट कर रहा हूं। तो अगर मुझे सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो बाय फॉर्मूला मैं जाऊंगा, तो ये हो जाएगा p बार प्लस q बार प्लस r बार प्लस s बार डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब हर एक को तुमको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना है, सबका एडिशन करना है, डिवाइड बाय 4 करना है। लेंथी प्रोसेस है, पटपट कैसे सॉल्व करना है उसका भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा। देखो जी बार भी दिया हुआ है, जी बार कितना दिया हुआ है, जी बार है 4i कैप, देखो वहां पर 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k, ठीक है, कैप लिखने की जरूरत नहीं है। p बार मतलब हो जाएगा 5i माइनस 7j, बाद में हाँ q बार ये आ जाएगा ai प्लस 5j प्लस 3k, बाद में आएगा r बार मतलब 4i माइनस 6j प्लस bk, फिर आएगा s बार मतलब आ जाएगा 6i प्लस cj प्लस 2k और ये होल डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो अब देखो 4i, ठीक है, माइनस 3j प्लस 2k। अब i कैप वाले कंपोनेंट्स को साथ में लेना है, ठीक है, एक ही सिमिलर टर्म्स है, तो 5 और ये हो जाएगा a 4 और 6 मतलब 6 और 4 10, 10 और 5 15 और ये a मतलब 15 प्लस a i डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 4 ऑलरेडी है। जे कैप वाले टर्म्स -7 प्लस 5 मतलब -2 -6 मतलब -8 प्लस c मतलब c माइनस 8j डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाँ के कैप वाली टर्म्स लेते, इधर नहीं है, 3k bk 2k मतलब ये हो जाएगा 5k प्लस bk डिवाइडेड बाय 4 और ये कौन सी टर्म हो गई तुम्हारी, के कैप वाली, मतलब के कैप वाली ये टर्म्स है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा था भी चलेगा। अब इसको कंपेयर कर लो, मतलब इसको और इधर वाले आई कैप के कंपोनेंट को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के बाद क्या बोल सकता हूं मैं, देखो 4, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 15 प्लस a डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4, तो ये 4 4 16 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, है ना, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली c माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू हो जाएगा वो -3, तो 4 3 -12 हो जाएगा ये, और प्लस 8 मतलब c की वैल्यू आ जाएगी -12 प्लस 8 मतलब -4, ठीक है। सिमिलरली इसको और इसको भी कंपेयर कर लो कि एक तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस b डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है, तो 4 2 8, तो b की भी वैल्यू आ जाएगी भाई 3, तो देखो a c और b की वैल्यू आ गई है। अब अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है 2a प्लस 3b प्लस c, तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं अपन कितनी आ जाएगी, है ना। तो देखो 2a कितना है मेरा भाई 1 है, प्लस 3b कितना है 3 है, प्लस c कितना है -4, तो ये कितना हो जाएगा 3 9 एंड 2 11 -4 मतलब 7, तो आंसर इज 7, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा ना अपन शॉर्टकट के तरीके से भी देख सकते हैं, भी कैसे है शॉर्टकट, मतलब सीईटी के लिए थोड़ा अपने को फटाफट काम करना पड़ता है, तो शॉर्टकट कैसा करना है, आई जे के पीछे मत पड़ो, डायरेक्ट एडिशन करो। मतलब कैसे, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x, इसका x, इसका x, मतलब कितना हो जाएगा 5 4 9 6 15, ठीक है, यहाँ पे आ गया 15, तो 15 प्लस a डिवाइडेड बाय 4 शुड बी इक्वल टू इसका 4, ऐसे भी तुम कर सकते हो, ये भी एक थोड़ा शॉर्टकट है। तो तुम आई जे के कंपोनेंट्स वगैरह के पीछे नहीं पड़ना है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट है, तो ये p बार होता है, ये q बार, ये r बार, ये s बार, तो डायरेक्ट x कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइड बाय 4 करो, उसको इक्वेट करो इसके x कोऑर्डिनेट से, ये हो गया तुम्हारा शॉर्टकट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वेक्टर्स में ज्यादा समय उसके नोटेशंस पे खर्चा मत करो, एग्जाम में नंबर्स पे खर्चा करो ज्यादा समय, तो आपका समय बहुत बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर दिस देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। देखो कभी कभी ना बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस को बोलते हैं भाई सेंट्रोइड, है कि नहीं। तो सेंट्रोइड पूछा है यहाँ पे, और सेंट्रोइड का जो
फॉर्मूला होता है वो सिंपल है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या बोलता है कि सेंट्रोइड जी बार इज इक्वल टू हमेशा होगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय 3। ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला हो जाएगा। अगेन इसको भी पोजीशन वेक्टर मतलब आईजे के लगाएंगे, इसको भी आईजे के लगाएंगे, इसको भी आईजे के लगाएंगे, सबको करेंगे एडिशन डिवाइड बाय 3। अब इसको मैं शॉर्टकट में करता हूं। कैसे शॉर्टकट में करूंगा मैं? 1 प्लस 1 प्लस 4, 1 प्लस 1 प्लस 4 मतलब हो जाएगा 6 और 6 डिवाइडेड बाय 3 मतलब कितना हो जाएगा 2। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? x। अगेन 2 प्लस 0 प्लस 1 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 मतलब कितना हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा? y। ठीक है, उसके बाद z के लिए सोचते हैं। 3 प्लस 3 प्लस माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा? अगेन 3 डिवाइडेड बाय 3 मतलब कितना हो जाएगा? 1। ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हो गए किसके? सेंट्रोइड के। अब इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे भाई? एक्स वाले को आई लगा दो, इसको जे लगा दो और इसको के लगा दो। तो ऐसा कोई तो अपना आंसर आना चाहिए जो कि यहाँ पर है 2i प्लस जे प्लस के, मतलब ऑप्शन बी। तो समझ में आया? कुछ नहीं, 10 से 15 सेकंड्स लग रहे हैं। तो यही होता है सीईटी में, अपने को यहाँ पे ध्यान देना है कि मेरा टाइम में कैसे बचा सकता हूँ। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इफ ए दिया है 1 4 2 b -2 3 -5 आर 2 वर्टाइसेस एंड g का जो है g मतलब सेंट्रोइड ऑब्वियसली 4/3 0 -2/3 इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC, देन द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC इज। ठीक है, तो सिंपल है भाई कि अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं, है ना, अगर अपन एक ट्रायंगल बना दे तो ये होता है अपना ट्रायंगल, है ना, ये बीच में सेंट्रोइड आता है। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब यहां पे मुझे बताओ C दिया है क्या? नहीं, मतलब C के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको मैं x, y और z ऐसे अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये मैं अज्यूम कर लेता हूं तो देखो G, अगेन G बार मतलब क्या होता है? A बार प्लस B बार प्लस C बार डिवाइडेड बाय 3। अगर अपने को IJ कैसे करना है तो इसको भी पहले इसका पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा। अदर वे राउंड इज कि अपन क्या करें, G के कोऑर्डिनेट्स जो है, G के कोऑर्डिनेट्स क्या है? G के कोऑर्डिनेट्स है 4/3 0 -2/3 इज इक्वल टू मैं बोलूं, हाँ, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, उसका x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3 मतलब 1 -2 प्लस x डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली इसका y, इसका y मतलब कितना? 4 + 3 + y डिवाइडेड बाय 3। फिर आ गया 2 -5 प्लस z डिवाइडेड बाय 3। तो ऐसे में फॉर्मूला लगा के एकदम आराम से काम कर सकता हूँ ना यार, टेंशन क्या लेना है। ठीक है, अब देखो इधर 4/3 है, इधर भी बाय 3 है, तो 3 तो गया, कंपेयर कर लिया अपन ने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 तो गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 4 = 1 - 2 इज -1 प्लस x, तो x = हो जाएगा 6। इससे x की वैल्यू आ जाएगी। ये मैं कैसे कर रहा हूँ? मैं इसको और इसको भाई मेरे कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयर बेसिक, डिवाइड बाय 3 कैंसिल हो जा रहा है। अब इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं, बराबर सोचो। ये 0 है मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए कि न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। ये तो मैथमेटिक्स में एक बेसिक कंसेप्ट है, बहुत मजेदार है कि अगर ये 0 है तो जो फ्रैक्शन है ना, जो p/q फॉर्म है उसमें से p 0 होना चाहिए, मतलब 4 + 3 + y जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो y होना चाहिए -7। ये कैसे? 4 + 3 7, उधर गए -7। बेसिक भी समझ लो, बेसिक ऐसा नहीं कि मैं एकदम एडवांस फटाफट कर रहा हूँ, बेसिक भी समझा रहा हूँ। -2/3 कैंसिल भाई, तो -2 = 2 - 5 प्लस z बराबर है। तो -2 = 2 - 5 मतलब होता है -3 प्लस z, तो z = हो जाएगा -2 + 3 और z = हो जाएगा 1। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए? ये वाले कोऑर्डिनेट्स हो गए। कौन से कोऑर्डिनेट्स हो गए? ये जो हो गए ये वाले हो गए x y z। और x y z कितना है? x है 6, y है -7 और z है 1। ठीक है, b के कोऑर्डिनेट्स देखो, b के कोऑर्डिनेट्स है -2 3 -5। अब मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए भाई, मुझे जो चाहिए इसका मिड पॉइंट चाहिए। अब इसका मिड पॉइंट कैसे लेंगे अपन? देखो सिंपल है इधर ये b और c का मिड पॉइंट चाहिए, देन द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC चाहिए। b के जो कोऑर्डिनेट आए हैं एक मिनट, ये -1 इधर गया तो इधर जो चाहिए ये 5 चाहिए, है ना। कैलकुलेशन एक बार देख लो, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हाँ
तो यहाँ पे कितना चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए, ठीक है, बराबर है। इसका और इसका मिड पॉइंट है ना, अगर मिड पॉइंट निकालना है इसका और इसका, इन जनरल मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है कि भाई अगर दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स अगर होते हैं अपने पास, तो ए बार और बी बार डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू द पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स मिड पॉइंट, बराबर है। सिमिलरली मुझे इसका और इसका मिड पॉइंट चाहिए। अब आई जे के लगाओ या डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करते हैं अपन, डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे कि -2 + 5 = 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया -2 + 5 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा, हाँ 3 - 7 - 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब -2 होना चाहिए, है ना। 3 - 7 - 4 डिवाइडेड बाय 2 -2, -5 + 1 -4 डिवाइडेड बाय 2 तो -2, तो ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। 3/2 -2 एकदम सिंपल तरीके से किया, कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं की मैंने, है ना, सिंपल किया, बस आई जे का यूज नहीं किया। और यही मजेदार चीज है कि मेरे को आई जे का यूज ना करते हुए मैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। नॉर्मली भी कर सकते हो, हर एक को पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करो, फॉर्मूला लगाते चलो, g बार = a बार + b बार + c बार डिवाइडेड बाय 3, मिड पॉइंट = a बार + b बार डिवाइडेड बाय 2, ऐसे भी अपन कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इजी वे है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a दिया है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b दिया है 4, वो बोल रहा है भाई कि मैग्नीट्यूड ऑफ a - b इतना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a + b कितना होगा। देखो इन जनरल अपना फॉर्मूला अपन रिवाइज करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a + b का जो फॉर्मूला था वो था √ मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला था, ठीक है। a + b कैसे बताते हैं अपन, ये जो है ना, ये a है, इसको मैं b बोल देता हूं, और ये होगा, ये जो है ये होगा a + b। अब a - b कैसे बताएंगे भाई, है ना, a - b, अगर ये b है तो ये ये -b है। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर रहेगा, ये अगेन पैरेललोग्राम लॉ लगेगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a बार - b बार, ये a बार - b बार वेक्टर है, ये a बार + b बार वेक्टर है, ठीक है, बराबर, ये हो गया। अगर a बार और b बार के बीच में एंगल थीटा है, तो a बार - b बार के बीच में जो एंगल रहेगा वो रहेगा 180 - थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ a - b का जो फॉर्मूला याद रखना है अभी अपने को, वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a² प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b² प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस ऑफ, अब इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल है 180 - थीटा, और कॉस ऑफ 180 - थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ a - b जो हो जाएगा वो होगा √ मैग्नीट्यूड ऑफ a² प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b² माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, बराबर समझना भाई लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आया, ये इक्वेशन 2 आया, दोनों के बीच का मैंने कारण बता दिया। अब क्या करो ना, देखो अभी आइडेंटिटी बनाना है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a + b का स्क्वायर, बीच में प्लस चाहिए मुझे, है ना, दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, और बीच में प्लस कर दो। इसका भी स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a - b का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसमें ये बचेगा, है ना, अंदर वाला बचेगा। दोनों को ऐड कर दोगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये और ये ऐड होगा, मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर, और ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर। और ये तुमको आइडेंटिटी है, ये तुम्हारा MBTSC है भाई, CET में मेमोरी बस्ट टाइम सेविंग कंसेप्ट है ना, ये तुमको याद करना है। तो ये जो है अभी इसमें अपने को बस ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ a + b निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ a - b का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a + b का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a - b मतलब 5 का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूँ,
इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये हो गया 9, ये हो गया 16, तो 9 + 16 हो जाएगा 25 भाई, बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा देख लो, ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 50, मतलब ये कितना 25, उसका स्क्वायर रूट कितना 5, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ a + b का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी तुम्हारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, समझे। बहुत ही इजीली किया लेकिन मजा आया, है ना। इसको तुमको लिख के रख देना है, ये तुमको MST CET में काम में आने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर क्योंकि ये एक ही नहीं, ऐसे और 2-3 सवाल है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है बोले तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हाँ, वो बोल रहा है भाई कि देखो द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट C दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स AB, ठीक है, एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2, ए भी दिया है बी भी दिया है, वो बोल रहा है कि इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला अपने को पता है, m b बार माइनस n a बार अपॉन m माइनस n, बस ये फॉर्मूला लगाना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर a बार की वैल्यू कितनी है, a बार जो है वो कितना है, i, 1 × i प्लस 2j माइनस k, ये बार है, ठीक है। और b बार कितना है, b बार है माइनस i प्लस j प्लस k, ये b बार है, ठीक है। अब अपन हाँ, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 1:2 बोला तो m 1 बोला है, और n कितना बोला है 2। डेटा को निकालना सीखो कि क्या दिया हुआ है और उसमें से मेरे लिए यूजफुल क्या है, यूजफुल जो है वो निकालना आना चाहिए, इतना बात तो मेरे को समझ में आता है, ठीक है। तो c बार निकालना है ना, m दिया हुआ है 1 × b बार दिया हुआ है, b बार कितना है माइनस i प्लस j प्लस k, एक्सटर्नल डिवीजन इसलिए माइनस लगा रहा हूँ, n 2, a बार कितना है, a बार है i प्लस 2j माइनस k डिवाइडेड बाय m माइनस n, 1 माइनस 2 1 माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस 2 है तो m माइनस n है तो m माइनस n लिखना है, माइनस आ रहा है टेंशन मत लो, आगे देखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस i प्लस j प्लस k, ये देखो ये हो जाएगा माइनस 2i माइनस 4j प्लस 2k एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इज माइनस 1, ठीक है। अगेन माइनस i माइनस 2i मतलब माइनस 3i, j माइनस 4j मतलब माइनस 3j, k प्लस 2k मतलब प्लस 3k डिवाइडेड बाय माइनस 1, तो देखो यार ये कितना हो जाएगा, है ना, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 3i प्लस 3j माइनस 3k, तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, हाँ भाई दिख रहा है, ऑप्शन सी, बेसिक, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन है, डायरेक्ट ले लिया मैंने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ आगे इसमें वहां पे पूछा है कि यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस एंड दिस, ठीक है। अब इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, एक बेसिक इन सेंटर वाला फॉर्मूला मैं बता देता हूं, ठीक है। ये डायरेक्ट ही हम यूज करेंगे, इसके डेरिवेशन के पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। ये एक वेक्टर है a बार, ये है b ऑफ b बार, और ये है c ऑफ c बार, ये ट्रायंगल है पूरा, ठीक है। तो अगर मुझे इसका इन सेंटर निकालना है, क्या निकालना है इसका इन सेंटर, तो इन सेंटर को मैं कोई भी बोल सकता हूँ, लेट से उसको अपन बोलते हैं p, तो p ऑफ p बार बोल देता हूँ मैं इसका इन सेंटर, ठीक है। तो इन सेंटर अगर निकालना है तो उसके लिए तुमको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है कि पहला वर्टेक्स उसका पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट साइड की लेंथ, मतलब BC बार की लेंथ प्लस, ठीक है, दूसरा पोजीशन वेक्टर दूसरे पॉइंट का मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट साइड की लेंथ, मतलब कितना है AC बार प्लस, हाँ अगेन तीसरा पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट साइड की लेंथ, मतलब AB बार की लेंथ डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये याद रखना है तुमको, डिवाइड बाय क्या करना है, पेरीमीटर करना है। तो तुम्हारे पास A बार है, B बार है, C बार है, तुमको तो पहले साइड्स निकालना पड़ेगा। साइड्स मतलब बेसिकली क्या, डिस्टेंस AB का, BC का और
ए सी का। तो अपन सबसे पहले ए बी जो साइड है वो निकाल लेते हैं। अब डिस्टेंस निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3D ज्योमेट्री में डिस्टेंस मतलब रहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। व्हाट इज x1 y1 z1? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ठीक है। व्हाट इज x2 y2 z2? कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं अपन। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। ए देखो बी देखो, 0 माइनस 0 मतलब उसका स्क्वायर ही 0 आ गया। y2 देखो 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 मतलब 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। हाँ z2 माइनस z2 मतलब 4 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब कितना 16। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद निकालते हैं बी सी साइड निकालते हैं। बी सी साइड कितनी हो जाएगी, देखो बी सी साइड देखो, बी सी साइड एंड अगेन x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 0, y2 माइनस y1 का स्क्वायर मतलब 9, z2 माइनस z1 का स्क्वायर मतलब 0। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा 3। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब क्या हो गया ए सी, ठीक है। तो ए सी देखो, ए सी x2 माइनस x1 अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा। उसके बाद 3 माइनस 3 उसका होल स्क्वायर मतलब भी 0 हो जाएगा। 4 माइनस 0 मतलब उसका होल स्क्वायर मतलब 16, तो ये आ जाएगा 4। तो तुमने पहले साइड्स की जो लेंथ है वो निकाल लिया। इससे तुमको ये भी चीज़ पता चल जाएगी कि मेरा जो ट्रायंगल का पेरीमीटर है वो पेरीमीटर कितना है, 5 और 3 8 और 4 12, 12 इतना पेरीमीटर है, ठीक है। 12 पेरीमीटर है। अब निकालते हैं इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स या फिर इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। ए बार कितना आ जाएगा उसको, अगर मैं डायरेक्ट ए बार बोलूँ है ना, उसको इसको भाई इसको डायरेक्ट ए बार बोलूँ तो ए बार जो है ये इसको डायरेक्ट आ जाएगा 3j बराबर 6। बी बार जो है डायरेक्ट आ जाएगा, बी बार जो आ जाएगा डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ लगे तो, हाँ तो यहीं पे लिख लेता हूँ। ए बार जो आएगा वो आ जाएगा 3j, बी बार जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4k, छोटा है इसलिए यहीं पे लिख सकते हैं अपन। सी बार जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3j प्लस 4k, ठीक है। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। ए बार मतलब है 3j, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय बी सी। बी सी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस बी बार जो है वो क्या है 4k मल्टीप्लाइड बाय ए सी की वैल्यू, ए सी कितना है 4 प्लस, हाँ लास्ट इज सी बार कितना है, सी बार है 3j प्लस 4k एंड मल्टीप्लाइड बाय ए बी कितना है, ए बी है 5 डिवाइडेड बाय पेरीमीटर जो है जो भी है पेरीमीटर डिवाइड बाय 4 कर दो, ठीक है। अब इसको बस तुमको सॉल्व करना है, बेसिक सा अपने को यहाँ पे कैलकुलेशन का अपने को यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाने का है। हाँ सिंपल है, इसको सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा 9j प्लस 16k प्लस, हाँ ये आ जाएगा 15j प्लस 20k डिवाइडेड बाय 12। तो देखो यार है ना, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 24j प्लस ये हो जाएगा 36k डिवाइडेड बाय 12। तो p बार आ गया, कितना आ गया 2j प्लस 3k। ये क्या है, दिस इज इंसेंटर, ठीक है। तो इंसेंटर निकालने का ये तरीका होता है जो अपन यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला बस ये फॉर्मूला, इसको थोड़ा अपन है ना हाईलाइट कर दो इस चीज़ को, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है ये वाला फॉर्मूला अपने लिए। इन सेंटर का फॉर्मूला है, याद रखना है। इन सेंटर पे कोई सवाल आ गया तो ये तुमको बिल्कुल मदद करेगा, ठीक। 2 बार पूछा गया भाई क्वेश्चन। फॉर 3 पॉइंट्स जो वो दिख रहा है वो उसके पोजीशन वेक्टर से स्मॉल ए बार, स्मॉल बी बार, स्मॉल सी पर। देन देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए ना ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, तुमको बस बेसिक अरेंजमेंट करना है। कैसे अरेंजमेंट करना है, देखो 3a प्लस 2b, ये ऐसे क्वेश्चन ना एमसीक्यूज में आती है। ये -5c को उधर लेके जाओ भाई, तो ये कितना हो गया 5c हो गया। 5 को इधर लेके आ जाओ तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 3a प्लस 2b अपॉन 5। अब इस 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3a प्लस 2b। किसको बोला है, c क्या करता है, c कैसे डिवाइड करता है,
अपॉन 3+2। मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब मीनिंग ये है कि पॉइंट सी डिवाइड्स, हाँ किसको डिवाइड्स कर रहा है, इसको डिवाइड कर सकता है। ए बी के बारे में बात हो रही है, अगर ए बी के बारे में बात हो रही है तो अपने को उल्टा लेना पड़ेगा। अगर ये ए है, ठीक है, और ये बी है और पॉइंट सी इनके बीच में है, तो m और इस टू n में डिवाइड करता है तो m b बार आता है, n a बार आता है। तो इसको थोड़ा अपन उल्टा कर देते हैं, मतलब कितना हो जाएगा 2b प्लस 3a अपॉन 2+3, ठीक है। तो पॉइंट सी डिवाइड्स a b बार इन द रेशो, देखो भाई कौन से रेशो में डिवाइड कर सकता है वो देखो, ठीक है, इन द रेशो हाँ इन द रेशो किस में डिवाइड करेगा 2:3, ये m की वैल्यू है, n की वैल्यू है। देखो अपन ने किया ना m b बार प्लस n a बार, मतलब m b बार प्लस n a बार, तो 2:3 में डिवाइड करेगा, 2:3 में डिवाइड करेगा, 2:3 में डिवाइड करेगा। देखो यहाँ पे 2 है, 2:3 भी है, 3:2 है, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो उसके लिए तुमको फॉर्मूला एकदम इसे याद रखना है कि m b बार हो रहा है। देखो अगर ये ऐसा है तो m b बार प्लस n a बार, अब देखो हाँ m b बार प्लस n a बार अपॉन m प्लस n, मतलब m की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू कितनी है 3। ये कब, जब a इधर है और b इधर है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो ये भी तुम कर सकते हो m b बार प्लस n a बार डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। 2:3 अपन इंटरनली इन द रेशो बोल देंगे, डिवाइड्स a b, ये जो है ये इसका आंसर होना चाहिए। C डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशो 2:3। तो वेक्टर्स AB एंड AC, ये वाला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू A इज। अब देखो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला तो आएगा ही, लेकिन वो फॉर्मूला आता कैसे है ये अपन देखते हैं। अपन ने क्या किया ना, एक बेसिक एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, अपन ने एक ट्रायंगल ले लिया, ये है A है, ये है B है, ये है C है। यहाँ पे जो ए बी ए सी दिया है ये पोजीशन वेक्टर्स नहीं है ए और बी के, ये ए बी साइड है और ए सी साइड है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो भाई मेरा फर्स्ट स्टेप होगा कि मैं यहाँ से एक मीडियन निकाल लूँ ऐसे, ठीक है। ये मैंने मीडियन निकाल लिया पहले तो, ठीक है, इसको मैं m बोल देता हूँ। अगेन ट्रायंगल लॉ का बेस्ट ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन, ठीक है, ये है ट्रायंगल लॉ, ठीक है। ए बी सी के लिए लगाते हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, है ना। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ ए सी, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, ठीक है। बी सी अननोन है तो बी सी के बारे में डिस्कशन करेंगे। बी सी मतलब हो जाएगा ए सी माइनस ए बी, ठीक है, ये हो गया बी सी, ए सी माइनस ए बी। अब देखो BC और BM दोनों का डायरेक्शन सेम है और BM BC के क्या है, हाफ है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि BM जो है वो BC के हाफ है। मतलब BM मेरे दोस्त, BM कितना है, BM है AC माइनस AB डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक इजी था, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को छोड़ दो, ये एक डेरिवेशन आ गया अपना कि BM इज इक्वल टू AC माइनस AB डिवाइडेड बाय 2। अब इस ट्रायंगल के बारे में सोचो, है ना, एक अलग कलर से डिनोट करता हूँ, AB BM AM, क्योंकि निकालना क्या है AM। तो अगेन इन ट्रायंगल ABM सोचो जरा, ठीक है। अगेन AB प्लस BM इज इक्वल टू AM होना चाहिए लॉजिकली ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। तो AM आ जाएगा AB प्लस BM की वैल्यू है अपने पास, BM है AC माइनस AB डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2AB माइनस AB, तो AM हो जाएगा AB बराबर है प्लस AC डिवाइडेड बाय 2। भाई ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। AM मीडियन थ्रू A की डायरेक्ट फॉर्मूला, ये तुम्हारा MBTSC होना चाहिए यार दोस्त। MBTSC मतलब मेमोरी बेस्ड, है ना, टाइम सेविंग का कंसेप्ट है ये। तो AM इज इक्वल टू AB प्लस AC डिवाइड बाय 2। तो AB कितना है वो भी देख लो, अगर मेरे को AB पता है तो AB कितना है 3i प्लस 4k।
AC कितना है दोस्त, AC है 5i माइनस 2j प्लस 4k एंड डिवाइड बाय 2 कर दो, तो AM की वैल्यू आ जाएगी, हाँ कितनी आ जाएगी 3, ये हो जाएगा 8i माइनस 2j बराबर, प्लस 4 और 4 8, तो ये डिवाइड बाय 2, तो इसीलिए AM की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4i माइनस j प्लस 4k। ठीक है, तो इसीलिए AM की लेंथ मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट, ij के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1 प्लस 16, तो लेंथ आ जाएगी अंडर रूट 33, बात खत्म। समझे, मस्त सा क्वेश्चन है यार, है ना। तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, ठीक है, इसके बाद हम नया लेक्चर लेंगे। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेक्चर 2 सीरीज। हाँ, ये है आर सेंटर्ड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, देन ठीक। अब यहाँ पे ना एक बेसिक सा ना एक कंक्लूजन अपने को यूज करना है। कंक्लूजन, सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड मतलब जी ऑफ जी बार, उसके बाद ऑर्थो सेंटर, कोई भी ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर मतलब एच ऑफ एच बार एंड सरकम सेंटर। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर इज पी ऑफ पी। ठीक है, तो ये आर क्या होते हैं, ये कोलिनियर होते हैं, कोई भी ट्रायंगल के लिए कोलिनियर होते हैं, ये एक चीज। दूसरा चीज ये है कि सेंट्रॉइड जो है ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है, डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशो 2:1 में डिवाइड करता है। ये भी चीज याद रखना है। तो ये दो कंसेप्ट्स, दो चीजें हमेशा के लिए ही अपने को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंट्रॉइड जो है वो डिवाइड करता है किसको किसको, मतलब अगर मैं सेंट्रॉइड को ऐसे बीच में बना दूं तो सेंट्रॉइड जो है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब इसको ही अपन बस सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं, इसको बस सॉल्व करना है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि g ऑफ g बार इज इक्वल टू 2 इंटू पी बार, इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, प्लस 1 इंटू एच बार अपॉन 2 प्लस 1। तो इसीलिए g बार इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पी बार प्लस एच बार अपॉन 3 को इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 3g बार इज इक्वल टू 2 पी बार प्लस एच बार। तो इस सीक्वेंस में रख दो, मतलब 2 पी बार प्लस एच बार माइनस 3g बार इज इक्वल टू, तो देखो ये आ जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको और उसको कंपेयर करो तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और z इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा। तो तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा 2 1 माइनस 3, मतलब ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो ऐसे अपन इसमें जितने भी अपने पीवाई के जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे उसको अपन ने कर लिया है। बाकी तो अभी अपन लेक्चर 3 में देखेंगे। थैंक यू सो मच।